नमस्कार। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको मैं फिजिक्स का टूर कराता हूँ। कोशिश करेंगे कि ये जर्नी बहुत खूबसूरत हो और इसका आनंद हम लोग उठाएंगे। इस जर्नी के कुछ पड़ाव होंगे और वो पड़ाव में क्या क्या है वो है क्लास 12th, जेई मेंस एंड एडवांस, नीट, और जिनकी भी ये एस्पिरेशंस होंगे वो सब हमारे साथी कहलाएंगे जो इस यात्रा पे हमारे साथ चलेंगे। बहुत आनंद आएगा जिसमें हम दोनों की कोशिश होंगी। और फिजिक्स में जो यात्रा में सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आना है वो टॉपिक है ऑप्टिक्स। अब देखिए, ऑप्टिक्स तो ह्यूज टॉपिक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है। जो 3 पड़ाव कहे उनके जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, सवाल आने ही आने हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए इसके पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इनके पार्ट्स हैं। 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें एक आपका है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, और अभी हमारा मेन कंसर्न यही है, हम इसी पे फोकस करेंगे। फिर भी जान तो लें कि और क्या क्या है। उसमें आपका है, देखिए, वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। जहाँ तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स का सवाल है, इसमें रे की ज्योमेट्री को हम समझेंगे। रे कैसे बेंड होता है, रे कैसे डेविएट होता है, और वो डेविएशन हो सकता है मे बी ड्यू टू रिफ्लेक्शन हो, मे बी ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो, मे बी ड्यू टू डिस्पर्सन हो। तो आप गौर करिए ना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन। और शुरुआत में क्या लिखा है कि नहीं, हम ये भी देखेंगे रे किस पाथ पे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट पाथ पे, मे बी कर्व पाथ पे, उसका भी जिक्र होना है। और फिर देखिए कुछ ऐसे फिनोमेना हैं हमारे यहाँ कि जिसमें रे के कॉन्सेप्ट से शायद आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो, तो हमने उसे फिर अलग ही कर रखा है कि वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स वेव नेचर पे फोकस करेंगे। वेव नेचर के बिना इन सारे आप फिनोमेना को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, डबल रिफ्रैक्शन। और ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस का ही पार्ट है। इसके बाद आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम जो रे है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो एनर्जी कैरी करता है, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूस एनर्जी कैरी नहीं होता, उसमें बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी। और उस क्वांटम ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी का नाम है फोटोन। तो फोटोन पे कुछ ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। फोटोन का एक एनर्जी कंटेंट है, फोटोन का मास है, फोटोन का मोमेंटम है, वगैरह वगैरह। और यदि मास और मोमेंटम की बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर की बात होगी, तो फोटोन के कारण ही पार्टिकल नेचर की बात होनी है। लेकिन ज़रा सोचिए फोटोन के बारे में जो आपको जानकारी पहले से हासिल है वो क्या है कि फोटोन की एनर्जी जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं hc/λ, या लिखते हैं h न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम है, लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ है, न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है। अब जनाब देखिए, हम बात किसका कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फोटॉन्स की, यानी पार्टिकल्स की। लेकिन उसके एनर्जी को डिफाइन करने के लिए सहारा किसका ले लिया, वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की। तो कैसे हम अलग कर पाएंगे, यानी वेव नेचर भी हमारी मजबूरी है, इसेंशियल, उसके बिना काम नहीं चलना है। और पार्टिकल नेचर भी इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जब एक्सप्लेनेशन आया था, आइंस्टीन साहब का एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से फोटॉन्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन एमिट वगैरह कराते हैं, वो बिना फोटॉन्स के, बिना पार्टिकल नेचर के आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, दोनों को एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। यानी आप कह लेंगे कि वो कुछ थॉट, उसके उसके कुछ कॉन्सेप्ट मर्ज करते, इसीलिए कहा गया है कि ये डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो चलिए खैर, फिलहाल हम लोग का मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न है कि हम लोग यहाँ रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की बात करना चाहते हैं। तो चलिए उसमें ही हम लोग थोड़ा सा अपने को संभाल के समेट के रखें, इतना ज़्यादा इधर उधर न भटके। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिहेवियर के बारे में जानकारी चाहिए, वरना ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स
में हम कुछ चीज़ें समझा नहीं पाएंगे। तो देखिए आगे क्या है आपके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंग, इंट्रोडक्शन ओनली, यानी बस मतलब भर की बात की काम चल जाए, अदरवाइज हम तो पढ़ेंगे नहीं से। कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ डिटेल में देखेंगे ना। अभी चलिए फटाफट जल्दी से इसको क्या करते हैं, जितनी कम से कम बातें करके आगे बढ़ सकते हैं बढ़ लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो डायग्राम या पिक है इस पे गौर करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब भी वेव की बात होगी तो ऑसिलेशन की बात होगी। जैसे मैकेनिकल वेव में, साउंड वेव में पढ़ते थे मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन, वैसे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर, ई वेक्टर, बी वेक्टर का ऑसिलेशन। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई वेक्टर ऑसिलेट करता है, बी वेक्टर ऑसिलेट करता है। अब ई वेक्टर चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसे ऑसिलेट भी कराना है। वो किसी मेटेरियलिस्टिक मीडियम है तो वहाँ भी संभव है, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस है तो वहाँ भी संभव है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस या प्रोपोगेट आप वैक्यूम में भी करा सकते हैं, मीडियम में भी करा सकते हैं। खैर, तो देखिए जब ई और बी का ऑसिलेशन होता है तो वो दोनों ऑसिलेशन जो होता है जिस प्लेन में होता है या जिस लाइन पे होता है वो एक दूसरे के इसेंशियली परपेंडिकुलर होता है। यानी जिस लाइन पे ई का ऑसिलेशन होगा उसके परपेंडिकुलर लाइन पे बी का ऑसिलेशन होगा। और जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, वेव जिस लाइन पे ट्रेवल करता है, वेव के कारण एनर्जी मोमेंटम जिस लाइन पे कैरी होता है, वो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ई वेक्टर, बी वेक्टर, जनाब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तीनों लाइक एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है ना। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। गौर करिए इस फिगर में, ब्लू वाला जो आपका कर्व है साइन कर्व है, और रेड वाला जो कर्व है वो आपका साइन कर्व है। और उससे जो प्लेन फॉर्म हुआ है, ब्लू वाला जो प्लेन है वो ई के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला जो प्लेन है वो बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जरा फील कर रहे होंगे, कोशिश भी की गई कि ऐसा दिखे आपको कि जो ब्लू वाला प्लेन है और जो रेड वाला प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर फील हो रहा होगा। ठीक, यानी ई वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और साथ साथ जो ब्लैक वाली लाइन है ना जनाब, ये आपका है लाइन ऑफ प्रोपोगेशन। इस लाइन पे वेव ट्रेवल कर रहा है, ये ब्लैक वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है नहीं? तो ई और बी एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, ब्लैक वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। और इसमें एक बात और गौर करिए कि ई वेक्टर और बी वेक्टर जो है, वेक्टर की बात हो रही है ना, तो ई वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ई क्रॉस बी, ध्यान रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। गलती से भी बी क्रॉस ई ना कह जाइएगा, ई क्रॉस बी ही कहना है। और ई क्रॉस बी, क्या इंपॉर्टेंस है इस बात का, क्यों मैं इतना इंफाइसिस दे रहा हूँ? जनाब ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा लाइन ऑफ प्रोपोगेशन में जो वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव की स्पीड का डायरेक्शन, वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन। यानी वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, वो होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। आप यहाँ गौर भी करिए ना, ई और बी के लिए देखिए तो राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हैं। ई से बी की तरफ हम फिंगर को मोड़े, देखिए नहीं, ई को वर्टिकल प्लेन की तरह और बी को हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह फील करिए ना, ब्लू वाला रेड वाला प्लेन। और देखिए ये थंब क्या जा रहा है, इस ब्लैक वाली लाइन पे जो एरो बना है ये जनाब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। चलिए अब जरा ये डायनेमिक फिगर भी गौर करिए। डायनेमिक फिगर में दिख रहा है ना, ई ऑसिलेट कर रहा है, बी भी ऑसिलेट कर रहा है, और साथ साथ वेव ट्रेवल करता दिख रहा है, प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव नहीं, ट्रेवल करता दिख रहा है। किधर ट्रेवल करता दिख रहा है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। गौर करिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने ये एरो बनाया है, नीचे लिख दिया है सी। सी जनाब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है इन वैक्यूम, इन फ्री स्पेस। ये भी देखिए ई और बी का जो ऑसिलेशन है ना, वो ऑसिलेशन क्या होता है? सेम फेज में, ऑलवेज इन सेम फेज। फेज वर्ड कहाँ आपने सुना था? एसएचएम चैप्टर में, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए सेम फेज का मतलब क्या है कि जब ई मैक्सिमम होगा तो बी मैक्सिमम होगा, जब ई मिनिमम होगा तो बी मिनिमम होगा, जब ई जीरो होगा तो बी जीरो होगा, जब ई पॉजिटिव होगा तो बी पॉजिटिव होगा, जब ई पलट के नेगेटिव होगा तो बी पलट के नेगेटिव होगा। दिख रहा होगा, देखिए ना, दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन, ऑलवेज। और यहाँ कहीं फिगर को आप इस वीडियो को पॉज करके कहीं भी देखेंगे कभी भी,
तो आप ई क्रॉस बी करिएगा, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, आपको बार बार दिखेगा थंब, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, अब देखिए वेव तो बहुत ही सिंपल वेव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सिंपलेस्ट होता है वेव, उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, जिसमें क्या होता है सिंपल हार्मोनिक वेव यानी साइनोसाइडल वेव, जो जिसके मैथमेटिक्स को हम समझ सकते हैं, जिस फंक्शन को हम समझ सकते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो साइनोसाइडल वेव उसे कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक वेव कहा जाता है। और उसमें होता क्या है, ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। तो यदि हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनोसाइडल वेव है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें ई और बी का ऑसिलेशन होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है तो उसमें जो फंक्शन बनता ऑसिलेशन के लिए, सबको याद होगा ना, क्या बनता था वो फंक्शन, वो बनता था E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या B इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसमें डिफरेंट टर्म फटाफट एसएचएम की तरह याद करिए। ये क्या है, E का इंस्टैंटेनियस वैल्यू, यानी E का वैल्यू क्या है, ये एट टाइम t। ये E का मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू जो है, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ E। बाकी साइन के साथ जो ब्रैकेट में आर्गुमेंट या एंगल है, जो भी कहें, इसे फेज कहते हैं। तो फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये फेज एट टाइम t है। उसमें डेल्टा क्या है, डेल्टा है फेज एट t इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखिए जब आपने इस पूरे को फेज कहा है, जब आपने इस पूरे को फेज कहा है, तो ये फेज है टी टाइम पे, उसमें टाइम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा आएगा, जिसको क्या कहते हैं इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। वही बात यहाँ है, बी के लिए इंस्टैंटेनियस वैल्यू, बी के लिए क्या है, ये पीक वैल्यू, और ये फेज है। खैर, फेज जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, उसमें ओमेगा क्या है, तो सबको मालूम है कि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसके, ई या बी के ऑसिलेशन के लिए। ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई एन या 2 पाई न्यू, ये सिंबल आप देखें क्या लिखना चाहेंगे, और इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये भी आपको मालूम है कि ओमेगा को क्या लिखेंगे आप, 2 पाई बाई टी लिख देंगे। तो जब इसे 2 पाई बाई टी लिखेंगे तो टी क्या होगा, टी होगा टाइम पीरियड। ठीक, तो ये टर्म है जो एसएचएम में भी आपने एजीटीजी देखा है। तो जो ई या बी के ऑसिलेशन के लिए देखिए, जो ई के ऑसिलेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, वही बी के ऑसिलेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी कहलाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ई कहें या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहें, बात एक ही है। ठीक, अब जल्दी से एक दो बातें और छोटी सी, फिर फटाफट इससे हम बाहर निकलते हैं। और वो छोटी सी बात क्या है कि ई और बी में रिलेशन, यानी एक पता है तो दूसरा पता है गारंटीड। बी इक्वल्स टू होता है ई बाय सी, ये हमने इंस्टैंटेनियस वैल्यू का रिलेशन लिखा। यदि आप पीक वैल्यू का रिलेशन लिखेंगे तो यही रिलेशन वहाँ भी आएगा, बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी। यदि आर एम एस वैल्यू का रिलेशन लिखेंगे तो भी यही रहेगा, ई आर एम एस बाय सी, ये होगा बी आर एम एस। सी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम है, और ये होता कितना है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से कहाँ मुलाकात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट से कहाँ मुलाकात होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वाले वैल्यूज हैं, इसीलिए इससे जब सी सॉल्व करते हैं, और सी अप्रॉक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, ये आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में है उसका वैल्यू है, जो सबको याद होता है, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी बातें नहीं करना चाहेंगे, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन कर दिया मैंने। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हम बहुत सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे, जिसमें पूरा रेंज है, बहुत सारे नाम है कि गामा रेडिएशन, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट जो इनविजिबल है, फिर एक ग्रुप आता है विजिबल रेडिएशन का, फिर आपका और भी इनविजिबल है, वो है इंफ्रारेड, या आपका है माइक्रोवेव या एफएम या शॉर्ट एएम, लॉन्ग एएम यानी रेडियो वेव्स वगैरह। ठीक, वो सब इनविजिबल है, सबके अपने अपने यूजेज हैं, अपना इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज़ें
बहुत सारी चीज़ें जो रेडियो वेव के नाम पे है या माइक्रोवेव के नाम पे, वो हम लोग पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशन वाले चैप्टर में, वो भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। फिलहाल अभी हम फोकस किस पे करेंगे? अभी हम फोकस करेंगे जो विजिबल है रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं लाइट रे। लाइट रे जो यानी जो विजिबल हो, रे नहीं विजिबल होता है, वो चीज़ों को विजिबल कराता है। ठीक, हम कहते हैं लाइट रे, बोलचाल की भाषा में कह देते हैं विजिबल रेडिएशन, लेकिन वो खुद विजिबल नहीं होता है, वो चीज़ों को विजिबल कराता है। तो चलिए जरा हम विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में हल्की सी जानकारी लेना चाहेंगे, और वो ये आपके सामने है। इस पूरे स्पेक्ट्रम में ना जाए, वो तो फटाफट मैंने कह दिया ना कि ये गामा रेडिएशन और एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, ये सब इनविजिबल है। इधर आपका माइक्रोवेव, एफएम, टीवी वेव और शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव वगैरह वगैरह होगा, वो भी इनविजिबल है। लेकिन ये जो छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा यदि हम दिखाएं बड़ा करके, हम ऐसे दिखाएं, तो मैं इस टुकड़े की बात कर रहा हूं। ये जो आपका टुकड़ा है, ये वाला, बस इतना सा, सॉरी ये नहीं, बस इतना सा, ये इसी को मैंने आगे बढ़ा के, फिर इसे मैंने मैग्नीफाई करके नीचे फिगर दिखाया, उसे देखने के लिए हमें फिगर छोटा करना होगा। थोड़ा सा छोटा फिर से कर लेते हैं, और इसे यहाँ देखिए, तो ये जो है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ्स है, डिफरेंट कलर्स हैं, और ये है विजिबल रेडिएशन। और ये स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा है उसे हम नाम देते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और आप देखें कि इसमें कुछ डेफिनेट कलर्स का नाम लिखा हुआ है। कलर्स क्या है? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। और जरा बचपन की बात याद दिलाएं आपको, कमाल की बात देखिए, बड़ा खूबसूरत सा वर्ड बनता था। इन सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर को पिक करिए। वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ और रेड का आर। तो क्या वर्ड बनता है? विगब्योर। तो आप लोग कहते थे कि विगब्योर यानी विजुअल स्पेक्ट्रम के उन कलर्स को याद रखने का तरीका, जो 7 कलर्स हैं, वो ये कलर्स हैं। और ये जो कलर्स हैं, इसके अपनी अलग अलग वेवलेंथ है, इनकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको पता है। रिलेशन क्या होता है? तो C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। C यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपको मालूम ही है। और इससे जब हम लैम्डा लिखेंगे तो C बाय न्यू कुछ आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि लैम्डा और न्यू का उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, उल्टा ही रिलेशन है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप गौर करिए ना कि इधर से इधर जा रहे हैं, देखिए वेवलेंथ कम हो रहा है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, लेकिन फ्रीक्वेंसी गौर करिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखिए 405 टेरा हर्ट्ज से कहाँ चले गए आप? 790 टेरा हर्ट्ज। टेरा हर्ट्ज यानी 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। नहीं, खैर ये रफ है कि जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, उसमें वेवलेंथ का रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। थोड़ा प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 380 नैनोमीटर से 420 नैनोमीटर। देखिए, सॉरी 740 नैनोमीटर, नॉट 420। दैट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग नंबर। एनीवे, तो हम ये कह रहे हैं कि 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर, ये थोड़ा प्रिसाइज है, और ये वेवलेंथ के वैल्यू हैं। अब 7 कलर्स हैं, सबके अपने अपने वेवलेंथ या अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। एक बात मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कलर की बात करता हूँ, या कोई भी आपस में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग फिजिक्स वाले, तो कलर की बात करते हैं तो वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है कलर के लिए, कलर के लिए इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ बहुत धोखे वाली चीज़ है। जैसे रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे कि जब रेड कलर एयर से ग्लास में जाएगा तो रेड ही रहेगा, एयर से ग्लास में जाएगा, लेकिन एयर से ग्लास में जाने में मीडियम चेंज होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो यदि वेवलेंथ पे कलर डिपेंड करता, तो रे यदि जाएगा एयर से ग्लास में तो वेवलेंथ चेंज होने से कलर चेंज होना था ना, लेकिन रेड ही रहेगा, ब्लू ही रहेगा। तो ठीक है, हमारी आदत है बोलचाल की भाषा में, लेकिन यदि आप प्रॉब्लम पर्पस है टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का, तो ये इन सब स्टेटमेंट पे ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन वेवलेंथ, इसका ध्यान रखिएगा। खैर, तो क्या 7 कलर्स ही होते हैं? नहीं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप देखिए अपनी लाइफ में कितने कलर्स देखे होंगे। नहीं, तो ये 7 प्राइमरी कलर्स हैं। बाकी और कलर्स की जो फीलिंग आती है ना, जो आपने लाइफ में देखते हैं, वो इन सब कलर के मिक्सचर से बनता है, और डिफरेंट परसेंटेज में मिक्स करें तो वो मिक्सचर से अलग अलग कलर की फीलिंग आती है। तो यहाँ पे लाइट रे यानी विजिबल रे यानी विजुअल स्पेक्ट्रम, उसके बारे में ये बात है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आगे बहुत यूज होगा, वो ये है कि ब्राइटनेस की फीलिंग तो उन्हीं रेडिएशन के लिए होगी ना जो लाइट रे है, जो विजिबल है। इनविजिबल में काहे का ब्राइटनेस, कोई फीलिंग ही नहीं आता, कोई सेंसेशन ही नहीं आता। तो देखिए, इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि वेव किस रेट से एनर्जी कैरी कर रहा है, और वो भी रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखिए, मैं याद दिलाता हूँ इंटेंसिटी फटाफट जल्दी से। वेव में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि वेव, एनी वेव, इंटेंसिटी का डेफिनेशन सेम है, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, डेफिनेशन सेम है। लाइन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन इमेजिन करना है। लाइन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन को हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन इमेजिन करेंगे, उस प्लेन यानी वेव फ्रंट के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना एनर्जी पास कर रहा है, यानी रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी along the line of propagation but through unit area of the plane which is perpendicular to the line of propagation is called intensity। मोटे तौर पे ये कहेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा एनर्जी ढो रहा है, ज़्यादा रेट से एनर्जी ढो रहा है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब कम रेट से एनर्जी ढो रहा है। तो चलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ कि भाई आपके आई में पहले मैंने ब्लू कलर एंटर कराया, फिर वायलेट एंटर कराया, फिर ग्रीन एंटर कराया, फिर येलो एंटर कराया, फिर रेड एंटर कराया, फिर ऑरेंज एंटर कराया, अलग अलग एट ए टाइम। लेकिन मैंने ये कोशिश नहीं, गारंटी लेता हूं कि सबकी इंटेंसिटी मैंने सेम रखा, सबकी इंटेंसिटी सेम है, सब इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आपके आई के रेटिना पे स्ट्राइक कर रहा है, विजिबल सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है। मैं कहूँगा जनाब बताइए क्या फील हो रहा है? अलग अलग कलर तो फील हो ही रहा होगा, वो तो नो डाउट है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं कलर के नहीं, वो तो भाई अलग अलग कलर तो फील होना ही था। आप बताइए कि ब्राइटनेस की फीलिंग कैसे आई? ब्राइटनेस कहेंगे अलग अलग आई है, एक खास कलर को ज्यादा ही ब्राइट था। मैं कहूँगा ये कैसे हो गया? मैंने तो सारे कलर्स वाले जो रे एंटर कराए आपके आई में, सबने तो सेम रेट से एनर्जी कैरी किया था, सबकी इंटेंसिटी सेम थी, ब्राइटनेस क्यों आपको डिफरेंट लगा? तो इसका जवाब ये है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो आई है, उसके आई लेंस के पीछे जो आई बॉल में रेटिना है, रेटिना पे जो विजुअल सेंसेशन होता है, वो विजुअल सेंसिटिविटी अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव के लिए अलग अलग है। और इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो आपका आई है किस कलर के लिए, किस वेवलेंथ के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए क्या कहेंगे? मैक्सिमम विजुअल सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। और वो आपका है जिस वेवलेंथ के लिए, वो वेवलेंथ है 555 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो 5550 एंगस्ट्रॉम, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पर भी एक कैच है कि ये जो आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि नहीं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आई की विजुअल सेंसिटिविटी मैक्सिमम है फॉर दीज वेवलेंथ्स, दीज नहीं, दिस वेवलेंथ एक ही है, बस एक नैनोमीटर में और एक एंगस्ट्रॉम में है। खैर एनीवे, तो देखिए इसमें ऐसा है कि ये है आपका डे लाइट में, डे लाइट में है। यदि डार्क में, नाइट में आपकी आई की विजुअल सेंसिटिविटी मैक्सिमम कही जाए तो इस वेवलेंथ के लिए नहीं है, वो आपका है इस वेवलेंथ के लिए 507 नैनोमीटर, 5070 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिए। ये मत पूछिए ऐसा क्यों, क्योंकि फिर मुझे जाना पड़ जाएगा आपकी रेटिना की कहानी में कि उसमें जो रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं, दिन में किसका रोल है, रात में किसका रोल है, ये विजुअल सेंसेशन अलग अलग क्यों है, उसमें नहीं जाएंगे। याद करिए प्लीज़ कि विजुअल स्पेक्ट्रम में, डे लाइट में इस वेवलेंथ के लिए आई की विजुअल सेंसिटिविटी मैक्सिमम है, नाइट में इस वेवलेंथ के लिए आई की विजुअल सेंसिटिविटी मैक्सिमम है। यानी
डे में हम अलग अलग कलर की रे सेम इंटेंसिटी के आपके आई में एंटर कराएं तो ये वाला जो वेवलेंथ वाला वेव होगा वो सबसे ज़्यादा ब्राइट फील होगा, और वो है क्या, कलर के नाम पे याद रखिए। तो ये डेफिनेट कलर नहीं है, ये कलर देखिए आपका जो है ग्रीन है 550 और येलो है 600 नैनोमीटर, यहाँ गौर करिए, यहाँ ठीक। तो ये आपका 555 है, 550 से थोड़ा सा वेवलेंथ ज़्यादा है टुवर्ड्स येलो, तो इसको कहा जाता है ग्रीनिश येलो, ठीक है। तो ये ग्रीनिश येलो है जो ये आपका है। तो चलिए विजुअल स्पेक्ट्रम की कहानी हो गई, इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ही चीज़ है, और रे ऑप्टिक्स कहेंगे ये तो तब से जिक्र कर रहे हैं, यही तो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमने थोड़े टाइम के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फटाफट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब चलिए लौट के सीमा आ जाते हैं। इसमें क्या है, वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज, साथ में नीचे भी लिखा है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ रेज। यानी हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन, चाहे रिफ्रैक्शन, चाहे डिस्पर्सन, चाहे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, सब में यही होगा कि लाइट रे का क्या है, शेप क्या है, कैसे बेंड करता है, कैसे डेविएट करता है, कैसे वो डिस्पर्स हो जाता है, वो वही सारी चीज़ें हैं। तो यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज, और वो भी क्या, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ रेज। तो वो तो धीरे धीरे ये मिस्ट्री खुलेगी ना कि भाई क्या है प्रॉपर्टीज, क्या है नेचर, अलग अलग चैप्टर में देखेंगे ना। तो चलिए हम आगे बढ़ें, कहेंगे तब से तो रे ऑप्टिक्स करें, तो बताइए ना रे क्या है। तो यही यहाँ जिक्र है, रे क्या है। रे है पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट, और चलिए मैं आगे से हट जाता हूँ, जरा दिखे मैं ढक रहा हूँ आपकी चीज़ों को, ठीक है ना, फिर तुरंत आ जाऊंगा आपके सामने। तो रे क्या है, पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट और लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग एरो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक। तो इसका ये मतलब हो गया कि रे क्या है, रे है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है वही रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ही रे है, क्योंकि हम कहते हैं लाइन ऑफ प्रोपोगेशन वो लाइन है जिस लाइन पे वेव ट्रेवल होता है, यही तो कह रहे पाथ ट्रेस्ड, किस पाथ पे चल रहा है, तो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे चल रहा है। लाइन ऑफ प्रोपोगेशन को क्या कहेंगे हम लोग, रे कहेंगे। तो रे क्या है, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है। कहेंगे रे क्या स्ट्रेट होगा, क्या कर्व नहीं होगा, दोनों होगा, स्ट्रेट भी होता है, कर्व भी होता है। स्ट्रेट कब होता है, जो आप पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, वो तब होता है जब मीडियम होमोजीनियस हो और मीडियम आइसोट्रॉपिक हो। मीडियम होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, होमोजीनियस यानी चारों तरफ दूर दूर तक एक ही सा नेचर मीडियम का हो, यानी मीडियम में आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन मीडियम की क्वालिटी में कोई फर्क ना है, ऑप्टिकल बिहेवियर में कोई फर्क ना है, मीडियम के हर हिस्से में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोजीशन का फंक्शन ना हो। और साथ साथ आप कह रहे थे क्या, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मीडियम के अंदर किसी पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे, इधर उधर 10 पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि अलग अलग हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो मीडियम हो जाता है एनाइसोट्रॉपिक। लेकिन हम आइसोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही पॉइंट पे लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम हो, यानी मीडियम होमोजेनियस, यानी थ्रू आउट यहाँ से वहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, हर तरफ सेम, और एक पॉइंट पे भी अलग अलग डायरेक्शन में सेम। यदि ऐसा मीडियम है और उसमें रे ट्रेवल करना है तो गारंटीड रे ट्रेवल करेगा स्ट्रेट पाथ पे, नो एक्सेप्शन। ये है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लेकिन कर्व पाथ कब होगा, जब मीडियम हेट्रोजीनियस होगा, यानी होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस, यानी मीडियम में आगे बढ़ते जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता चला जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोजीशन का फंक्शन है, जो हम रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, और वहां भी एक खास एंगल पे ना जाए। इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ एंगल पे रे एंटर किया, उस मीडियम को अप्रोच किया जो मीडियम आपका हेट्रोजीनियस है, तो ऐसे मीडियम आप देखेंगे रे कर्व पाथ पे जाएगा। ये तो IIT JEE एडवांस का सवाल है, कर्व पाथ पे गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स या वाई कोऑर्डिनेट दिया था, और कर्व पाथ का इक्वेशन पूछा था कि जिस कर्व पाथ पे जा रहा है उसका इक्वेशन सॉल्व करिए। लग रहा था कि ये लोकस का सवाल है, मैथमेटिक्स का सवाल है, जबकि ऑप्टिक्स का सवाल था, रिफ्रैक्शन का सवाल था। तो रे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी करेगा और रे
यानी स्ट्रेट पाथ पे जाएगा और साथ साथ कर्ड पाथ पे भी जा सकता है। वो सारी चर्चाएं रास्ते में होती चली जाएंगी, अलग अलग चैप्टर में आएंगे, तो हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। अब एक से ज़्यादा रे है, आसपास बहुत सारे रेज इकट्ठा है, तो उसको हम नाम देते हैं बंडल ऑफ रेज, कलेक्शंस ऑफ रेज। तो कलेक्शन ऑफ रेज है, बंडल ऑफ रेज है, उसे का क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। तो बीम मीन्स बंडल ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज। ठीक, और ये फिगर में दिखाया गया, देखिए 3 टाइप्स ऑफ रेज या बीम है। क्या है? देखिए इसको नाम देंगे पैरेलल रेज या पैरेलल बीम मेड ऑफ पैरेलल रेज, बीम मेड ऑफ पैरेलल रेज। ये क्या है? बीम मेड ऑफ कन्वर्जिंग रेज। ये क्या है? बीम मेड ऑफ डाइवर्जिंग रेज। ठीक, और हर तरह की रेस आगे मुलाकात आपकी होनी है, ये हम आगे बात आपसे करेंगे। बस ये टर्म बता रहा हूँ कि ऐसा देखा नहीं कहेंगे पैरेलल रेस, या पैरेलल रेस मैंने बोला तो आपके दिमाग में ये फिगर बन जाएगा, मैंने कन्वर्जिंग रेस बोला तो आपके दिमाग में ये फिगर बनना चाहिए, डाइवर्जिंग रेस बोला तो आपके दिमाग में ये फिगर होना चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल है, कन्वर्ज कर रहा है, रेज एक दूसरे के करीब आ रहा है, डाइवर्स कर रे एक दूसरे से दूर फैल रहा है, न पास आ रहा है न दूर जा रहा है, गैप बराबर मेंटेन्ड है। तो पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्सिंग। तो ये 3 टाइप्स ऑफ रेज है, इसमें और डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। अभी जो मैंने पूरा फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया था, फिर उसको मैग्नीफाई करके दिखाया था, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, रेज इटसेल्फ आर नॉट विजिबल। तो चलिए मैं इनविजिबल हो जाता हूँ, पढ़ने मुझे आसानी होगी, आपको देखने में आसानी होगी, तो मैं हट जाता हूँ। रेज इटसेल्फ आर नॉट विजिबल बट मेक थिंग्स विजिबल। ठीक, और देखिए क्या है, मोनोक्रोमेटिक रे, डायक्रोमेटिक रे, पॉलीक्रोमेटिक रे। पहले तो जो व्हाइट व्हाइट सा लिखा है ना, रेज इटसेल्फ आर नॉट विजिबल बट मेक थिंग्स विजिबल, वो समझिए। चलिए मैं आपके सामने आता हूँ, और एक ये पिक है। इस पिक में समझाने के पहले मैं बता दूं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, तब हम इस पिक में जाएं। ऑब्जेक्ट देखने का तरीका ये होता है कि या तो ऑब्जेक्ट वो खुद लाइट एनर्जी का सोर्स हो, यानी वो ऑब्जेक्ट खुद प्रोड्यूस कर रहा हो विजिबल रेडिएशन, और वो रेडिएशन ऑब्जेक्ट से निकल के आपके आई में एंटर करे तो वो दिख जाएगा ऑब्जेक्ट। या कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो खुद लाइट एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन उस पर लाइट रे किसी और सोर्स से फॉल कराए और वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रे आपके आई में एंटर करे, तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। ठीक, 2 तरीका है। अब जैसे कि आप कहें सन है, सन तो खुद लाइट एनर्जी का सोर्स है, वो तो पूरे संसार को लाइट एनर्जी दे रहा है, तो आप कहेंगे कि वो खुद लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए दिखता है। लेकिन मून तो लाइट एनर्जी का सोर्स नहीं है ना, वो कैसे दिखता आपको? तो आपको मालूम है कि रात को जब मून ब्राइट सा दिखता है तो क्यों दिखता है? सोलर रेडिएशन मून पे फॉल करता है, वो रे को रिफ्लेक्ट करता है, वो रे अर्थ तक पहुंचता है, आपकी आई उसे रिसीव करती है, और फिर विजिबल सेंसेशन आपको दिखता है, उससे फिर मून दिखता है। तो यहाँ पे देखिए इस पिक में क्या खास बात है कि कोई आपका डार्क रूम है, खिड़की दरवाजे सब बंद है, अंधेरा है, डे में अंधेरा है, और फिर उस रूम में एक छोटा सा कहीं छेद है, कोई होल है, और उससे सोलर रेडिएशन अंदर आया। तो इस तरह से आपने कभी फील किया होगा, खास तौर से गांव देहात में जहाँ खपड़ैल वाले मकान होते हैं, वहाँ थोड़ा सा खपड़ा वगैरह कहीं टूट जाता है तो उससे इस तरह से होल के थ्रू रे फ्लोर पे आके हिट करता है। अब देखिए क्या है कि जब ये सोलर रेडिएशन वाली जो रेज से, कलेक्शन ऑफ रेज से जो बीम है, ये कैसा बीम है? फिलहाल तो आपको डाइवर्जिंग दिख रहा है बीम, इसी को डाइवर्जिंग बीम कहेंगे। ये जब फॉल किया फ्लोर पे तो फ्लोर ये ब्राइट हो गया, स्पॉट बना दिया, ब्राइट स्पॉट। ठीक, ये क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पे रे फॉल किया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आपके आई में एंटर किया, तो ये ब्राइट स्पॉट दिख गया। लेकिन ये क्या फील हो रहा है? कहेंगे साहब ये बीम है, बंडल ऑफ रेज है, हमें तो रे दिख गया। नहीं जनाब, रे नहीं दिखा, ये धोखा है, ये कुछ और दिख रहा है। एक्चुअली में आपके रूम में क्या है? पॉल्यूशन है, उस कारण से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड है, बहुत टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स। और जब सोलर रेडिएशन आपके रूम के एयर के थ्रू पेनिट्रेट करता हुआ फ्लोर पे फॉल करता है, तो रास्ते वाले डस्ट पार्टिकल से रेडिएशन की मुलाकात होती है, और वो डस्ट पार्टिकल क्या है? रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। या डस्ट पार्टिकल बहुत छोटा है तो रिफ्लेक्शन नहीं, स्कैटरिंग कर देता है, और वो रिफ्लेक्ट होके स्कैटर होके किससे? डस्ट पार्टिकल से आपके आई में एंटर करता है। तो
तो ये जो धुंध सा दिख रहा है, जो क्लाउड सा दिख रहा है, जो फॉग सा दिख रहा है, ये जनाब आपका डस्ट पार्टिकल दिख रहा है, रे नहीं दिख रहा है। यदि बिल्कुल आपका पॉल्यूशन फ्री वैक्यूम होता, कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता यहाँ पे, तो ये स्पॉट दिखता, फ्लोर दिखता, ये नहीं दिखता बीम, क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल होता ही नहीं, तो दिखता ही नहीं। तो यही मैंने पहले भी कहा कि विजुअल रे, विजुअल स्पेक्ट्रम, वरना फला फला क्या क्या बोल दिया। रे इटसेल्फ विजुअल नहीं होता, वो चीजों को विजुअल कराता है, खुद वो विजुअल नहीं होता। खैर, अब जरा आइए, मोनोक्रोमेटिक रे, डायक्रोमेटिक रे, पॉलीक्रोमेटिक रे, दीज आर द टर्म्स। बस टर्म्स फटाफट सुन के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यार मुद्दे, भाई चैप्टर तो स्टार्ट हो, चैप्टर हमारा स्टार्ट कहाँ से होना है? रिफ्लेक्शन से, प्रॉपर अभी वो तो वर्ड आया ही नहीं है। देखिए, मोनोक्रोमेटिक रे, पहले बता दूं कि जो रे कहा, जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे कभी ये ना आपको गलतफहमी हो कि एक समय में एक ही वेव ट्रेवल करता होगा, नहीं साहब। सेम लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे, सेम रे में एक साथ एक से ज़्यादा वेव ट्रेवल कर सकता है। यदि ऐसा है कि सेम लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे, यानी सेम रे पे एक से ज़्यादा वेव ट्रेवल करता है, लेकिन सारे वेव का वेवलेंथ सेम है, तो कहेंगे ये रे मोनोक्रोमेटिक है। मोनो मीन्स वन, सिंगल, मोनो। तो जब आप कहेंगे रे मोनोक्रोमेटिक है, तो उस रे में ये नहीं करो एक ही वेव है, वेव बहुत सारे हैं लेकिन सभी का वेवलेंथ सेम है, ठीक। डायक्रोमेटिक रे कि नहीं, वही फिर बात करेंगे कि रे पे बहुत सारे वेव ट्रेवल करता होगा एट द सेम टाइम, लेकिन उसमें दो ग्रुप बन गया होगा। कहेंगे है हजारों वेव है लेकिन दो ग्रुप है, 500 का, 600 का, 700 का, चलिए कह लेते हैं कि भाई 800 का एक ग्रुप है और 200 का एक ग्रुप है थाउजेंड्स में, लेकिन एक ग्रुप है लैम्डा 1 वेवलेंथ का, दूसरा ग्रुप है लैम्डा 2 वेवलेंथ का, तो दो ही तो अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव हैं। नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रुप दो ही है, 2 डिफरेंट वेवलेंथ का, इसे कहेंगे डायक्रोमेटिक रे। पॉलीक्रोमेटिक रे, पॉलीक्रोमेटिक रे में क्या होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हो डिफरेंट वेवलेंथ्स का, यानी सेम पाथ पे, सेम रे पे, सेम लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे बहुत सारे वेव एक साथ ट्रेवल करे, वो 3 अलग अलग वेवलेंथ वाले ग्रुप बनाए या 3 से ज़्यादा अलग अलग वेवलेंथ वाले ग्रुप बनाए, तो उसे हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक रे, ठीक। तो ये मोनोक्रोमेटिक, डायक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, ये वर्ड बस हमें एहसास दिलाना था, फील कराना था कि ये वर्ड जब कोई बोले, कहीं पढ़े, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बस इतना ही पर्पस था यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे आप गौर करें, रिफ्लेक्शन वर्ड चलिए आ ही गया, यानी अब शायद हम रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंटर कर जाएंगे। तो देखिए जरा मैं आगे से हट जाता हूँ, पहले से ये विजुअल हो जाए कि मैं आपके सामने विजुअल ना रहूं। तो रिफ्लेक्शन दो पार्ट है, स्पेकुलर, डिफ्यूज। नीचे क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इज ए मैटर ऑफ सरफेस रफनेस एंड साइज। उसके नीचे फिगर में गौर करिए, एक बड़ा सिंपल सा बिल्कुल रेगुलर सा फिगर है जिसके नीचे लिखा है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर सा फिगर है इसके नीचे लिखा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो चलिए मैं आपके सामने आता हूँ। तो देखिए क्या है, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक स्पेकुलर और दूसरा डिफ्यूज्ड। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को मिरर लाइक रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और इसके नीचे क्या लिखा था कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सरफेस का रफनेस या स्मूथनेस, सरफेस का साइज बड़ा या छोटा, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा रिफ्लेक्शन होना है। चलिए कैसे डिसाइड करेंगे, बात की बात है, पहले ये तो समझिए कि स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है क्या। तो फिगर में गौर करिए, ये स्पेकुलर है, रेगुलर है, मिरर लाइक रिफ्लेक्शन है। क्या है देखिए, सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल सेम एंगल पे इस रिफ्लेक्टरी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, और ये रिफ्लेक्ट देखिए सब एक ही डायरेक्शन में हो गया, यानी कि ये आपका जो है इरेगुलर सा दाएं बाएं इधर उधर रैंडम ऑर्डर में नहीं भागा, बिल्कुल रेगुलर से फीलिंग है इंसिडेंट रे की, रेगुलर से फीलिंग है रिफ्लेक्टेड रे की। ये है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो दूसरा फिगर है, इसमें इंसिडेंट रे तो ऐसा ही है जैसे यहाँ है वैसे ही है, देखिए इंसिडेंट रे वैसा ही है, बिल्कुल रेगुलर सा इंसिडेंट हुआ, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुआ तो इरेगुलर है, रिफ्लेक्ट हुआ तो रैंडमली इधर उधर फैल गया है, जबकि सभी देखिए सेम डायरेक्शन से इंसिडेंट है, लेकिन कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई उधर। तो ये क्या है? ये आपका कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
तो जब ये वर्ड आए तो आप ये फिगर को फील करिएगा कि नहीं, ये फिगर दिखाया गया था इस टर्म के नाम पे, जिससे आपको एहसास हो जाए कि क्या है। अब चलिए सुनते हैं कि ये कब होता है। तो ये तब होता है जब सरफेस रिलेटिवली स्मूथ हो और रिलेटिवली लार्ज हो। सरफेस रिलेटिवली स्मूथ एंड रिलेटिवली लार्ज, इसमें से एक भी कंडीशन फेल कर गया तो फिर ये ना हो कि ये होगा, ये ना हो कि ये होगा। एक भी कंडीशन फेल कर गया तो कहेंगे रिलेटिवली स्मूथ या रिलेटिवली लार्ज। तो किसी के रिलेटिव ये स्मूथ है, किसी के रिलेटिव लार्ज है। जैसे कई बार होता है ना, हमने सुना है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ऊंट को ये गुमान होता है, ये घमंड होता है कि मैं बहुत ऊंचा प्राणी हूँ। जब वो चूहे को देखता है, डॉग को देखता है, छोटे छोटे जानवरों को देखता है, लगता है मैं तो बड़ा ऊंचा हूँ। लेकिन जब वो पहाड़ के पास कभी जाता है तो दिखता है अरे ये तो बड़ा ऊंचा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उसे क्या है, ये रिलेटिव है कि चूहे के रेस्पेक्ट में ऊंट बहुत ऊंचा था, लेकिन पहाड़ के रेस्पेक्ट में ऊंट बहुत नीचा है। तो वही यहाँ पे किसी के रिलेटिव है। अब किसके रिलेटिव है? तो रिलेटिव उसके रिलेटिव है जो इंसिडेंट हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी वेव। वेव में भी वेव के वेवलेंथ के रिलेटिव है कि वेवलेंथ बड़ा है कि वेवलेंथ छोटा है। अब ये बड़ा छोटा कैसे समझाएंगे? तो एक हाई स्कूल का टर्म उठाएंगे, ऑर्डर। कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट का ऑर्डर होता है, तो वो ऑर्डर टर्म उठाएंगे। और वो टर्म किस तरह से? इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ का ऑर्डर। वेवलेंथ सेंटीमीटर में है कि वेवलेंथ मिलीमीटर में, कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है कि नैनोमीटर में, माइक्रोन में, किस में है, किलोमीटर में, किस में है। वेवलेंथ का ऑर्डर, ऑर्डर तो पता होगा ना, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और सरफेस के इरेगुलर होने के कारण इरेगुलरिटीज का ऑर्डर। कहेंगे सरफेस इरेगुलर इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए ना कैसा इरेगुलर है, गड्ढे खड्डे बने हुए हैं, नहीं हिल्स एंड वैलीज बने हुए हैं। अब जरा देखिए कैसे हम इसे समझाना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करूं जिससे कि आपको चीजें दिख पाए इजीली। तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये जो पीक्स हैं, हिल्स के पीक्स, ये इसके बीच का गैप, ठीक, और इसकी गहराई, इस पे गौर करिए। तो इसका एवरेज लेना होगा, कहीं ज्यादा गहराई, कहीं कम गहराई, कहीं सेपरेशन ज्यादा, कहीं सेपरेशन कम। तो इसका जो एवरेज होगा, गहराई या सेपरेशन का एवरेज, वो एवरेज क्या है? सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में, किस में है? तो वो क्या कहलाएगा? इरेगुलरिटीज का ऑर्डर। तो अब हम ये कहेंगे कि यदि इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ का ऑर्डर बड़ा है और इरेगुलरिटीज का ऑर्डर छोटा है तो ये सरफेस क्या कहलाएगा? स्मूथ, रिलेटिवली स्मूथ। और यदि वेवलेंथ का ऑर्डर छोटा है और सरफेस के इरेगुलरिटीज का ऑर्डर बड़ा है तो आप इसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली रफ। ठीक, तो चलिए ऐसे कहेंगे अब फटाफट कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सरफेस को रिलेटिवली स्मूथ और रिलेटिवली लार्ज। रिलेटिवली स्मूथ कब होगा? जब इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ का ऑर्डर सरफेस के इरेगुलरिटीज के ऑर्डर से क्या हो? उसके इरेगुलरिटीज के ऑर्डर से ज्यादा हो। और रिलेटिवली लार्ज है सरफेस, यानी सरफेस के जो साइज का ऑर्डर है, साइज, लंबाई, चौड़ाई, डायगोनल वगैरह, साइज का ऑर्डर जो है, साइज का ऑर्डर बड़ा हो किसके? इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ के ऑर्डर की तुलना में, तो सरफेस रिलेटिवली लार्ज होगा। तो ये दो कंडीशन एट ए टाइम सेटिस्फाई होना चाहिए, सरफेस रिलेटिवली स्मूथ एंड सरफेस रिलेटिवली लार्ज, देन यू विल हैव द कंडीशन ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अदरवाइज यदि एक भी कंडीशन फेल किया या दोनों कंडीशन फेल किया तो आपको मिलेगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये कब होता है? क्लियर है? यही चीज मैंने यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख रखा है। तो यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जो भी इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो है, इसका तरीका ही यही होता है कि कोई चीज़ आपको लगता है इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो मैं यदि कहूँगा नहीं आप नोट करिए, मैं ज़रा आराम करता हूँ, तो फिर वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा ना। शॉर्ट भी रखना है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें क्या करना है? जैसे मैं गायब हो जाता हूँ, अब गायब हो गया, इसको आप क्या करेंगे? पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद फटाफट आप इसे नोट करेंगे, फिर मैं आप जाइए आपके सामने आ जाता हूँ। तो ये पर्पस ये लिखा होने का यही था कि आप इसे नोट कर सके, ठीक है। जो मैंने कहा है वही लिखा है, कोई इसमें ऐसी अलग सी बात नहीं है। अब ये दो फोटोग्राफ हैं, फटाफट फोटोग्राफ में समझते हैं। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या मिरर लाइक रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो डिस्टिंक्ट और शार्प होता है, लेकिन
जब आप कहते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म हो भी गया तो वो ब्लर्ड होगा, धुंधला सा, वो शार्प इमेज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जरा ये पहले वाला हम देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रीज यानी पेड़, ये क्लाउड, ये ऑब्जेक्ट मानिए। और इमेज क्या है? जो नीचे पानी है, पानी में ये ट्री का इमेज है, क्लाउड का इमेज है। अब ये हुआ कैसे होगा? आपको इमेज पे ध्यान देना है, जो पानी में ट्री एंड क्लाउड का बना, उस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो होता है क्या, सोलर रेडिएशन क्या होगा, ये जो ट्री है या क्लाउड पे फॉल किया होगा और वहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर के किस पे आया? वाटर सरफेस पे। वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर रे कहाँ गया? लेंस में, कैमरे के लेंस में एंटर किया और फिर कैमरे ने इस फोटोग्राफ को क्लिक कर लिया। अब ये इतना शार्प और इतना सुंदर सा फोटोग्राफ क्यों बना? क्योंकि ये पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, शांत पानी, तालाब का पानी, हवा भी नहीं बह रही है, कोई हल्का सा वेव भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल स्मूथ सा सरफेस है, इसीलिए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हुआ, इसीलिए इतना बढ़िया सा फोटोग्राफ आया। लेकिन जरा इस दूसरे फोटोग्राफ में गौर करिए तो दूसरे फोटोग्राफ में क्या कंडीशन है कि ये जो पानी ये थोड़ा सा हिल डुल रहा है, या तो ये नदी होगा, पानी बह रहा होगा, या तालाब भी होगा, तो हवा बहने से वाटर पे सरफेस से थोड़ी हलचल आ जाती है, तो ये इरेगुलर सरफेस हो गया। अब सोलर रेडिएशन जो ये आपका स्नो पे या हिल पे या ट्री पे फॉल करके फिर आया इस वाटर सरफेस से, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ। और वो जब कैमरे के लेंस ने रिसीव किया और उससे जब वो इमेज क्लिक हुआ तो ब्लर्ड इमेज बन गया जनाब, ब्लर्ड। तो ये ब्लर्ड इमेज है। ठीक, अब एक चीज और सुनिए, फिर इसे भी क्लोज करते हैं और फटाफट आगे बढ़ेंगे किसमें? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। देखिए, आपकी सराउंडिंग में जो भी देखते हैं, सुबह रात दिन जो देखते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो देखते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो क्यों दिखता है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण। और जब आईने में अपना चेहरा निहारते, सुंदर सा चेहरा निहारते सुबह सुबह उठ करके कि कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल हम लग रहे हैं आज, तो वो आपका है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और ये नेचर का गिफ्ट है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको लग रहा है बड़ा गंदा रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर सा है, अरे ये तो रिफ्लेक्शन का एरर है, इसमें तो फ्लॉ है। अरे जनाब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है, ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपके नेचर में होता, और ये ना होता तो फिर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या अनर्थ हो गया, छोटा सा अनर्थ सुनिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ के लिए। ऐसे समझिए, एक चीज विजुलाइज करिएगा कि आप रूम में है, खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया, डार्क रूम, सारा लाइट वाइट सब ऑफ कर दिया, डार्क रूम बना दिया, और डार्क रूम में फिर क्या किया आपने? वॉल पे एक स्पॉट बना दिया। अब डार्क रूम में तो स्पॉट कहाँ दिखेगा, लेकिन चलिए वॉल पे स्पॉट बना दिया। अब उसको देखेंगे कैसे? तो लेजर बीम लिया। लेजर बीम में क्या होता है कि ज्यादा बीम फैलता नहीं है, डाइवर्जिंग नहीं है, बड़े से स्पॉट पे नहीं गिरेगा, पॉइंटेड सा गिरेगा वो वॉल पे। तो लेजर बीम लेकर के आपने जो स्पॉट बनाया था ना वॉल पे, उस वॉल पे लेजर बीम उसी स्पॉट पे डालिए, उसी स्पॉट पे डालिए। तो आपको इसे फिगर बना के मैं दिखाऊं कि मान लीजिए कि आपने ये स्पॉट है और इस पे आपने लेजर बीम इस तरह से फॉल कराया, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से आया होगा, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से ये रे आया है। और यदि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता तो इसके लिए खास एंगल है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे आगे और आपको पता भी होगा कि ये खास एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, नेचुरल है। अब ये स्पॉट क्यों दिखेगा? क्योंकि यहां से लेजर बीम की जो लाइट है इससे रिफ्लेक्ट होकर के फिर आया है। तो आप अपना जो आई है, आपकी जो आंख है, वो आंख यहां लेके आइए, ये आई यहां लेके आएंगे, ये, और इसे आप रिसीव करेंगे, तब जाके ये स्पॉट दिखेगा। अब दिक्कत क्या है? एक खास एंगल पे रे इंसिडेंट है, तो एक खास एंगल पे रे को जाना था स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में, तो आपको आई यहां रखना था। अब यदि आप गलती से ये जो आपकी आई है इसे लेके इधर हो गए, तो इसे लेके इधर चले गए, तो ये तो रे आपके आई में एंटर ही नहीं करेगा, तो आपको दिखेगा कहां से? नहीं। तो बताइए फिर कैसे देखेंगे? आपको हिलडुल के एक खास जगह पे जाना होगा, अरे बिल्कुल अब सटीक जगह पे आ गए हैं, अब ये जो लाइट रे मेरे आई में एंटर कर रहा है, अब मैं देखूंगा। ठीक, लेकिन होता क्या है, ये दीवार जो है
रफ सा होता है, इतना स्मूथ नहीं होता है। तो आप कहेंगे यहाँ जो वेव इंसिडेंट हो रहा होगा उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की तुलना में दीवार के रफनेस का ऑर्डर जो है ज़्यादा है, इसलिए हो जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ तो आप कहेंगे कि रे तो आया है एक डायरेक्शन से, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से कई डायरेक्शन में जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने के कारण। तो ये इस तरह से कई अलग अलग डायरेक्शन में ये रे आपका जाना है। इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में एट ए टाइम। तो अब आपके पास फ्रीडम है कि आई आप यहां रखिए, यहां रखिए आई, या यहां रखिए, या यहां रखिए, या यहां रखिए, हर जगह से स्पॉट दिखेगा। तो बड़ी अच्छी बात है ना कि हम रूम में कहीं बैठ जाए स्पॉट दिखे। अरे ऐसे तो देखते हैं, आप डे लाइट में बाहर निकलते हैं और कोई कोई आप मान ली बर्ड फ्लाई कर रहा है, या बर्ड कहीं किसी पेड़ की डाल पे बैठा हुआ है, सोलर रेडिएशन तो एक खास एंगल से आ रहा होगा और उसके बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर सोलर रेडिएशन यदि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन करता और एक खास डायरेक्शन में जाता, तो उस बर्ड को वॉच करने के लिए आप जगह ढूंढते कि साहब कहाँ जाए, ये बर्ड अपने जो बॉडी से लाइट रे रिफ्लेक्ट करके किधर भेज रहा है, अरे अरे मिला मिला, दिखा दिखा, फिर और बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुझे भी दिखाता हूँ, यहीं से दिखता और कहीं से नहीं दिखता है। ऐसा होता है क्या? उस बर्ड को कई जगह से खड़े होकर देख लेते हैं अलग अलग लोग एट ए टाइम। क्यों? रे आया है एक डायरेक्शन से, रिफ्लेक्ट होकर 50 डायरेक्शन में एक साथ गया है। तो यहाँ बैठा, वहां बैठा, वहां बैठा, वहां बैठा, सब ने उस रे को रिसीव किया होगा, एक साथ उस बर्ड को कई लोगों ने देखा होगा। दैट्स द नेचर ऑफ गिफ्ट। ये ना होता तो अनर्थ होता, कैसे देखते हम लोग। ये नेचर ऑफ, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, गिफ्ट ऑफ नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन जनाब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसके बाद डिफ्यूज यहीं पे बक्सा बंद, कुछ नहीं बात करेंगे आगे। जबकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता वही है, और पढ़ेंगे वो जो माइनॉरिटी ऑफ केसेस में होता है, मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पैराबोलिक मिरर, इलिप्टिकल मिरर वगैरह वगैरह। डिफ्यूज नहीं पढ़ेंगे। तो आगे अब जो भी बात करनी है वो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। आखिरकार आ ही गए भाई, इंट्रोडक्शन करते 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 सारी तैयारी तो इसी के लिए थी। तो चलिए आ गए किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और ये किसके लिए है? अभी अभी कहा ना, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड ओनली स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, उसी की बात हो रही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है प्लेन मिरर, फिलहाल इस फिगर में ये हमारा है प्लेन मिरर। और इसके बाद आप गौर करिए कि ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और मिरर के जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये क्या डॉट डॉट वाली लाइन क्या ड्रॉ किया हमने, ये है आपका नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। यानी ये तीनों को प्लानर होते हैं, समतलीय होते हैं। और यदि आप देखिए तो आपको सेम प्लेन में होने की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा फील कराएं भाई। ये प्लेन है जो मैं सेम प्लेन कर रहा हूं, ये प्लेन है, देखिए ये है कि नहीं, ये इस प्लेन में तीनों लाई करता हूं, फील हो रहा है ना। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। और इस प्लेन का नाम होता है, इसे कहते हैं हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस, आपतन का तल। प्लेन ऑफ इंसिडेंस, आपतन का तल। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अभिलंब नॉर्मल के लिए। खैर हम तो इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश, यानी जो सेंटेंस बनाते हैं वर्ड को यूज करके वो हिंदी में है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब आइए सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में टर्म आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जो एंगल इंसिडेंट रे बनाए, किससे? नॉर्मल से, मिरर के प्लेन से नहीं, नॉर्मल से। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाए इस फिगर में ये है थीटा आई। तो थीटा आई क्या है? ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाए वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। तो सेकंड लॉ ये होता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, यानी थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर, नो एक्सेप्शन, ऑलवेज करेक्ट। यही दो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये रे और नॉर्मल सेम प्लेन में है और ये एंगल जो है इक्वल होगा। और एंगल के लिए बार बार मैं कहूँगा कि जब भी आपसे कहा जाए कि रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द प्लेन मिरर, तो ये एंगल आप लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को विद नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी विद नॉर्मल, नॉट विद सरफेस, नॉट विद सरफेस, विद नॉर्मल। विद नॉर्मल लिखा नहीं जाता लेकिन समझा जाता है, आपको अपने आप मान के चलना है कि ये विद नॉर्मल है। कहेंगे लेकिन चलिए मेरी इच्छा है एंगल लेने की विद सरफेस, लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? आपकी इच्छा का पूरा सम्मान किया जाएगा भाई। तो देखिए ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। ये मैंने किसके लिए एंगल लिया है? अल्फा एंगल है जो इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस के प्लेन से बनाता है। बीटा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है मिरर के सरफेस के प्लेन से। अब देखिए अल्फा बीटा एंगल के लिए नाम होता है, अल्फा बीटा दोनों को हम कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल। अल्फा बीटा जो है इसे कहा जाता है ग्लैंसिंग एंगल, ये ग्लैंसिंग एंगल कहलाता है। तो यदि ग्लैंसिंग एंगल कह दिया गया है तो इसका मतलब है कि विद द प्लेन ऑफ मिरर। ठीक। लेकिन कहेंगे अल्फा भी ग्लैंसिंग एंगल, बीटा भी ग्लैंसिंग एंगल, फर्क कैसे करेंगे? अरे फर्क बड़ा आसान है। फर्क आप ऐसे करेंगे कि अल्फा को कहेंगे ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और बीटा को क्या कहेंगे? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बीटा ये ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, अल्फा ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखिए अल्फा और थीटा आई में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? देखिए अल्फा और थीटा आई में ये सरफेस और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे अल्फा प्लस थीटा आई, अल्फा प्लस थीटा आई 90 डिग्री। वैसे ही ये बीटा प्लस थीटा आर, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, तो वही होगा। ठीक दिख रहा है फिगर में। और इसका मतलब है कि अल्फा दिया है तो थीटा आई सॉल्व कर सकते हैं, थीटा आई दिया है तो अल्फा सॉल्व कर सकते हैं, बस 90 से घटाना ही तो है। अब जब आपने कहा कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि थीटा आई और थीटा आर इक्वल होगा, तो 90 से थीटा आई घटाएंगे, 90 से थीटा आर घटाएंगे, थीटा आई थीटा आर इक्वल है, तो 90 माइनस थीटा आई और 90 माइनस थीटा आर यानी अल्फा बीटा भी इक्वल होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी इक्वल होगा। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक यहाँ पे दुविधा है, एक यहाँ पे हमें गलतफहमी हो सकती है, होगी नहीं, गारंटी नहीं कि आपको हुई होगी। वो ये है कि मैंने प्लेन मिरर बना करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया, तो कहीं आपको ये ना लगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है। नहीं, कर्व्ड मिरर हो, कर्व्ड भी स्फेरिकल है या सिलिंड्रिकल है या पैराबोलिक मिरर है, कोई भी हो, सबके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली एप्लीकेबल है। क्योंकि आप ये गौर करिए ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक पॉइंट यूज किया है, होल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं यूज किया। जब एक पॉइंट का मुद्दा है तो क्या करेगा प्लेन मिरर, क्या करेगा स्फेरिकल मिरर, पॉइंट की बात करिए ना। तो यानी ये कर्व्ड सरफेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं जल्दी से फिगर बना के कर्व्ड सरफेस पे समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए ऐसे सिंबल बनाते हैं ना, ये फिगर बनाते हैं, बना दिया मैंने। इधर वाला सरफेस क्या हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस पे रे हम इंसिडेंट करा दें, ये इंसिडेंट रे हो गया,
फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया। कहेंगे नॉर्मल यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे, प्लेन सरफेस पे तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए कर्व सरफेस का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो कर्व सरफेस का ये टुकड़ा होगा, ये हिस्सा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढेंगे और फिर इस पे कर्व सरफेस पे ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। यानी ये लाइन क्या होगा, कर्व सरफेस पे रेडियल लाइन हो जाएगा। रेडियल लाइन हमेशा कर्व सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल लाइन होता है, तो ये नॉर्मल लाइन हो जाएगा, नेचुरल है। तो आप कह लेंगे कि ये रेडियल लाइन या नॉर्मल लाइन है। और अब कहेंगे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो फिर हमें कहना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं, नेचुरल सा है। कहेंगे लेकिन ग्लैंसिंग एंगल भी समझाइए यहाँ पे, तो चलिए वो भी समझा देते हैं। ग्लैंसिंग एंगल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पे इस कर्व सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। देखिए जब आपका प्लेन सरफेस था तो सरफेस समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कर्व सरफेस है तो सरफेस के पैरेलल का मतलब सरफेस के टेंजेंट के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल का मतलब सरफेस के टेंजेंट के पैरेलल, और सरफेस से एंगल का मतलब कि सरफेस के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट से जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, वो कहलाएगा आपका सरफेस से जो एंगल बना रहा होगा। तो अब चलिए यहाँ ग्लैंसिंग एंगल यदि मैं लिखूं तो ग्लैंसिंग एंगल आपका जो होगा वो ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा आपको कहना चाहिए। ये तो यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली एप्लीकेबल है प्लेन सरफेस के लिए भी और कर्व सरफेस के लिए भी। मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूं। अब जरा देखिए, जरा पहले वाले फिगर में हम दोबारा लौट के आते हैं। इस फिगर में देखिए रिफ्लेक्शन ने क्या घपला किया, रिफ्लेक्शन ने रे के पाथ को ही बदल दिया, रे के पाथ को बेंड कर दिया, रे अपने पाथ से भटक गया, रे अपने पाथ से डेविएट कर गया। तो हमें देखना है डेविएशन एंगल क्या है, एक सिंगल रिफ्लेक्शन से डेविएशन एंगल क्या मिला है। तो देखिए कैसे ये समझा जा सकता है। तो हम ऐसा करेंगे कि आप ये फील करिए कि ये रे जो इंसिडेंट था, यदि इसे आगे बढ़ाएं तो यानी यहाँ मिरर से मुलाकात नहीं होती, ये रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो रे ऐसे आगे बढ़ जाता। लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण ये इधर चला गया है, तो रे को जाना इधर था और चला इधर गया है, तो फिर ये होगा डेविएशन एंगल डेल। इस सिंबल को डेल कहते हैं। रे को इधर जाना तो इधर चला गया, तो ये डेविएशन एंगल होगा। और ये डेविएशन कैसा कहा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डेविएशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हमें साइन देना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये डेविएशन है। अब ये डेविएशन एंगल फाइंड करना है, कितना होगा। अब ये डेविएशन एंगल फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये दोनों एंगल तो सेम होगा, अल्फा है तो अल्फा होगा। तो डेविएशन एंगल यहाँ फिगर में क्या दिखा आपको, देखिए तो डेविएशन एंगल हमें जो दिख रहा है फिगर में वो दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा बीटा तो इक्वल है, तो फिर आप जो कहेंगे डेविएशन एंगल है इसे 2 अल्फा या 2 बीटा कहिए, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल है। तो ये डेविएशन एंगल का सिंगल डेविएशन में, यानी सिंगल रिफ्लेक्शन नॉट सिंगल डेविएशन, वैसे सिंगल डेविएशन वर्ड भी प्रॉपर ही है। तो सिंगल रिफ्लेक्शन में कितना डेविएशन हुआ, वो डेविएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्लैंसिंग एंगल का डबल, ग्लैंसिंग एंगल का डबल। ठीक, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में बताइए। अरे तो अल्फा को लिख दीजिए ना 90 माइनस थीटा आई, या बीटा को लिख दीजिए 90 माइनस थीटा आर, वो आपकी मर्जी है ना, लिखिए। तो यदि ऐसे कहेंगे तो डेविएशन एंगल क्या होगा, 2 अल्फा है, 2 अल्फा कितना था, अभी क्या लिखा था आपने 90 माइनस थीटा आई। तो जब इसे आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
180 डिग्री माइनस 2 थीटा आई, या आप इसे लिखेंगे थीटा आई और थीटा आर तो इक्वल है, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आर। तो ये भी है, लेकिन ये एक्सप्रेशन कितना छोटा है, याद रखना ये आसान होगा आपके लिए ना, ये नहीं। फिर भी चलिए ये भी याद रखिए, वो भी याद रखिए। तो सिंगल डेविएशन में ये डेविएशन एंगल का फॉर्मूला है, सिंगल रिफ्लेक्शन में डेविएशन एंगल का फॉर्मूला है। अब जरा इधर देखिए, यहां पे मैंने कोशिश ये की है कि एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो, इसलिए 3 मिरर्स है, ये 3 मिरर्स है, और रे पहले इससे रिफ्लेक्ट होकर के यहां पहुंचा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचा, 1 2 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ, रे ने 3 बार अपने पास से भटका है, 3 बार डेविएट हुआ है, हर बार डेविएशन एंगल अलग अलग होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा, कभी क्लॉकवाइज होगा। तो टोटल डेविएशन कैसे लिखेंगे? लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टोटल डेविएशन की कहानी, वो ध्यान रखिएगा कि वो तभी फॉलो करिएगा जब ये सभी रेज एक ही प्लेन में हो, अलग अलग प्लेन में नहीं, सारी रेज एक ही प्लेन में होना चाहिए, लाइक यहाँ पे है बोर्ड के प्लेन में। चलिए अब देखिए, ये रे पहले इस मिरर पे इंसिडेंट हुआ है, रे जाना इधर था, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, तो ये है डेविएशन एंगल पहला वाला डेल 1। फिर ये रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंचा, तो अब ये इंसिडेंट रे इस मिरर पे, और इधर जाना था, रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, तो यहाँ ये दूसरा डेविएशन हुआ डेल 2। फिर ये रे इस पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जाना इधर था और इधर चला गया, तो ये है तीसरा डेविएशन डेल 3। ये भी गौर करिए, पहला डेविएशन डेल 1, दूसरा डेविएशन डेल 2, ये दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा डेविएशन डेल 3 क्या है क्लॉकवाइज। अब यदि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहेंगे तो उसका उल्टा है क्लॉकवाइज, तो उसे नेगेटिव डेविएशन कहना होगा। और अब हम लिखेंगे टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन में इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन। तो चलिए लिखते हैं टोटल डेविएशन डेल नेट क्या होगा, डेल्टा डेल 1 को पॉजिटिव लिखेंगे, डेल 2 को पॉजिटिव लिखेंगे और डेल 3 को नेगेटिव लिखेंगे। क्यों, अभी अभी बताया गया। अब कहेंगे ये क्या लिखें, तो आपके लिए कुछ वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ, और चलिए वो वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल अल्फा है, ठीक, यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल चलिए बीटा है, यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल गामा है। ये मैंने अपनी मर्जी से रख दिया, इफ इट इज सो, ये नोन है तो अब आपको कहना होगा कि जो हमें यहाँ लिखना चाहिए डेल्टा 1, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ग्लैंसिंग एंगल, यानी 2 टाइम्स अल्फा। फिर यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स बीटा, ये दोनों पॉजिटिव, और वहाँ क्या होगा 2 टाइम्स गामा, इसे तो हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये ऐड करेंगे और ये होगा टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि अल्फा बीटा गामा में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। अब जरा इस फिगर में देखिए टोटल डेविएशन इस फिगर में दिखता क्या है, नहीं तो रे इनिशियली इधर जा रहा था, रे इनिशियली इधर जा रहा था, फाइनली इधर गया। तो अब इन सब के चक्कर में मत पड़िए आप, रे इनिशियली इधर जा रहा था, फाइनली इधर जा रहा है, तो आपको ये कहना होगा कि ये है, ये आपका है टोटल डेविएशन, ये है डेल नेट टोटल डेविएशन। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था ना कि ये तभी फॉलो करिएगा जब सारे रेज रिफ्लेक्ट होके डेविएट होके बार बार एक ही प्लेन में रहे, अदरवाइज ये नहीं ऑल फॉलो करिएगा। तो चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की हम लोगों ने की, डेविएशन एंगल की बात भी हो गई कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, एक से ज़्यादा मिरर यूज़ करें, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही प्लेन में है, तो किस तरह से हम प्रॉपर साइन के साथ अलग अलग डेविएशन एंगल को ऐड करके टोटल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। और आपने देखा भी रे डायग्राम में टोटल डेविएशन का मतलब क्या है, इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या जानना चाहिए, तो डेविएशन एंगल थोड़े से और हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये 2 सिचुएशन है और उसमें दोनों सिचुएशन में एक कॉमन सी बात है, और वो कॉमन सी बात है कि 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये जो एंगल है थीटा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का है, ठीक है ना। और इन दोनों फिगर में फ़र्क क्या है, इन दोनों फिगर में फ़र्क ये है कि इस फिगर में एंगल थीटा का वैल्यू थोड़ा बड़ा सा है और इसमें एंगल थीटा का वैल्यू थोड़ा छोटा सा है, और बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और हमें इसमें फाइंड करना है कि क्या है डेविएशन
एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं टोटल डेविएशन एंगल, और वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अभी देखिएगा कि जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो डेविएशन एंगल थीटा पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन कभी वो डेविएशन एंगल इस बात पर डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, और कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था। तो चलिए पहले हम इस फिगर पे गौर करते हैं। ठीक, देखिए कि यहाँ जो है ये रे इंसिडेंट है इस मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके इधर गया, तो आप कह लेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल जो ग्लैंसिंग एंगल है अल्फा है। कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में क्यों नहीं बता रहे हैं, तो आसान है, ग्लैंसिंग एंगल के फॉर्म में आप चाहे जब चाहे से एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले में कन्वर्ट कर लेंगे 90 माइनस अल्फा करके, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए कि ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक, क्योंकि एंगल इक्वल होना है। और यहाँ पे यदि कहेंगे कि क्या डेविएशन एंगल है, तो वो डेविएशन एंगल ये होगा, इसको हम डेल 1 कह लें, और ये कितना होगा 2 टाइम्स अल्फा होगा, पता है आपको। अब ये रे यहाँ पहुँचा, जरा इस एंगल पे गौर करें कि ये एंगल क्या है, यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल, जब रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम होना है 180, तो 180 से इन दोनों के सम को घटाएं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, नहीं, और फिर नेचुरली ये भी उतना ही होगा। और अब जो होगा डेविएशन एंगल ये होगा डेल 2, और डेल 2 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो ग्लैंसिंग एंगल है इसका डबल, इसका डबल। तो चलिए अब यहाँ डेल 1 तो आपका था 2 अल्फा, डेल 2 आपका है इसका डबल। अब इसका डबल लिखेंगे तो ये, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ पाई के फॉर्म में, 180 डिग्री को पाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब टोटल डेविएशन के लिए दोनों बार डेविएशन देखिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, और जब दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज है तो टोटल डेविएशन लिखेंगे डेल नेट, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ साइन के बारे में मत सोचिए, साइन के बारे में तब सोचिएगा जब दोनों डेविएशन एंगल उल्टा पुल्टा हो, यहाँ नहीं सोचना है। तो ये साइन आप ऐसा ही रखेंगे। अब देखिए डेल नेट जो आ रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ये प्लस 2 अल्फा और माइनस 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 चाहे तो कॉमन ले लें और पाई माइनस थीटा। देखिए ना, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा कैंसिल होगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा है, ये है। तो आपने गौर किया कि एक बार इस मिरर से और एक बार इस मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो फाइनली जो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि ये जो रे इस मिरर पे जो एंगल अल्फा ग्लैंसिंग एंगल था वो किस एंगल पे फॉल किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल अल्फा कैंसिल हो गया, नहीं इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि आप देखें कि जो एंगल थीटा है, ये थीटा का इंपॉर्टेंस है, वो तो है, वो नहीं गया। ठीक, अब जरा दूसरे फिगर में आइए। यहां पे मैंने कितने रिफ्लेक्शन दिखाए, 1 2 3 4, इतना पर्याप्त है हमारे उस पर्पस के लिए जो पर्पस अभी एक कमाल का आपके सामने आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, शायद ही आपको कहीं बुक में दिखे। और ये कमाल का क्या है स्टेटमेंट, मैं पहले बता देता हूँ कि जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे पे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन गिनिएगा कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। यदि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपके हैं इवन नंबर, नॉट ऑड, 2 4 6 8, यदि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है तो जो डेविएशन एंगल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, ग्लैंसिंग एंगल अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यदि आप कहेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑड नंबर है, ऑड में 1 नहीं लीजिएगा, 1 नहीं, कम से कम 2, यानी दोनों मिरर से एक एक बार रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब कम से कम 2 तो नहीं होगा, ऑड का है तो कम से कम 3 होगा, तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो, तो देखिएगा जो टोटल डेविएशन सॉल्व होगा ना वो थीटा पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ साथ ग्लैंसिंग एंगल अल्फा पे डिपेंड करेगा, और यही वेरीफाई करके दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि ये जो आपका है ये एंगल अल्फा ले, तो ये भी अल्फा होगा, और ये डेविएशन हो गया
del 1 और ये del 1 क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 2 अल्फा। फिर अब आप आइए, ये हम यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल देखना चाहेंगे। यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँचा है। ये ग्लैंसिंग एंगल के लिए क्या करेंगे, हाई स्कूल की ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। ये ट्राइंगल है जनाब, और ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल थीटा अल्फा क्या है, इंटीरियर एंगल। और ट्राइंगल में जो दो इंटीरियर एंगल है उसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो क्या मिला, ये अल्फा प्लस थीटा। इन दोनों एंगल का सम ये होता है, सबको पता है। और ये अल्फा प्लस थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ जो डेविएशन आ रहा है, आप गौर करिए, यहाँ डेविएशन क्या कहेंगे, यहाँ डेविएशन ये होगा, ये हमने कह दिया del 2। और del 2 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 2 टाइम्स अल्फा प्लस थीटा, इसका डबल, ग्लैंसिंग एंगल का डबल। अब चलिए रे यहाँ पहुँचा है, अब यहाँ पहुँचा तो हमें ये एंगल चाहिए, ग्लैंसिंग एंगल। ये क्या होगा, फिर ये वाला ट्राइंगल लीजिए। इस ट्राइंगल में ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये थीटा और ये आपका जो एंगल है अल्फा प्लस थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एंगल मिलेगा। तो ये एंगल कितना मिला आपको, अल्फा प्लस 2 थीटा। तो ये भी क्या होगा, वही अल्फा प्लस 2 थीटा, यही होगा। तो यहाँ जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, गौर कर रहे हैं, ये है डेविएशन, इसे कहेंगे del 3। और ये होगा, ये जो एंगल लिखा ग्लैंसिंग एंगल अल्फा प्लस 2 थीटा, ये del 3, इसका डबल होगा, यानी 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 थीटा। चलिए एक और देखते हैं। अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पहुँचा है तो ये होगा ग्लैंसिंग एंगल। फिर गौर करिए, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम ये होगा एक्सटीरियर एंगल, ये है थीटा, ये क्या है आपका अल्फा प्लस 2 थीटा। तो ऐड होके हो गया क्या, अल्फा प्लस 3 थीटा। नहीं, और रे को इधर जाना तो इधर चला गया, तो डेविएशन एंगल क्या कहेंगे, डेविएशन एंगल ये होगा del 4 कहेंगे। और ये del 4 क्या दिख रहा है हमें, ये del 4 जो दिख रहा है वो इस ग्लैंसिंग एंगल का ये जो है इसका डबल, 2 टाइम्स अल्फा प्लस 3 थीटा, ये है। अब एक पैटर्न पे गौर करिए, एक पैटर्न डेवलप हुआ है यहाँ पे, और वो पैटर्न क्या है, जो एक पैटर्न डेवलप हुआ पैटर्न क्या है, वो पैटर्न आपका है कि पहला एंगल देखिए जो है इंसिडेंस से जो ग्लैंसिंग एंगल आया है, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला अल्फा। दूसरा ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अल्फा प्लस ये वाला एंगल थीटा। तीसरा क्या है, बार बार अल्फा अल्फा ही है, थीटा बढ़ता जा रहा है। पहले में थीटा था ही नहीं, दूसरे में अल्फा प्लस थीटा आया, थीटा 2 नहीं, और तीसरे में क्या आया, तीसरे में अल्फा प्लस 2 थीटा आया, चौथे में क्या आया, अल्फा प्लस 3 थीटा आया। थीटा बार बार एक से बढ़ रहा है। ये कुछ सवाल में आपको हेल्प करने वाला है, ये पैटर्न पे ध्यान रखिएगा। हम आगे सवाल करेंगे, आज तो मौका नहीं मिला है सवाल का क्योंकि टाइम हम ब्रीच कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पहले वाले में अल्फा, दूसरे में अल्फा प्लस थीटा, तीसरे में अल्फा प्लस 2 थीटा, चौथे में अल्फा प्लस 3 थीटा, ये आ रहा है। और ये भी गौर करिए, जो del 1 है, ये del 1 आपका क्या है, क्लॉकवाइज। मान लीजिए क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव कहा, तो del 2 जो है एंटी क्लॉकवाइज से नेगेटिव कहना होगा। del 3 क्लॉकवाइज है, फिर इसे पॉजिटिव कहना होगा। del 4 जो एंटी क्लॉकवाइज उसे नेगेटिव कहना होगा। साइन आप चूज करें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस उल्टा होने पे नेगेटिव हो जाना है। तो जो पॉजिटिव कहेंगे उसका उल्टा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा एक चीज देखिए, हम टोटल डेविएशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। टोटल डेविएशन, 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, 2 रिफ्लेक्शन के बाद इसे ऐड करेंगे। जब इसे ऐड करेंगे, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ, इसे ऐड करेंगे तो आप गौर करिए, प्लस 2 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये प्लस 2 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 2 थीटा। यानी 2 रिफ्लेक्शन, यानी इवन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ थीटा पे, अल्फा पे नहीं। अब 3 पे आते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं। तो ये प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला 2 अल्फा तो रह गया। और यहाँ पे क्या था, माइनस 2 थीटा बचा था, और यहाँ क्या है, प्लस 4 थीटा। तो थीटा भी बच जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं। तो देखिए, जब 3 डेविएशन हो रहे हैं, यानी 3 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जब टोटल डेविएशन फाइंड कर रहे हैं तो उसमें अल्फा भी बच जाता है, थीटा भी बच जाता है। वैल्यू आप चेक कर ले, ऐड करके देख ले। तो यानी ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है तो डेविएशन एंगल आपका थीटा के साथ साथ
अल्फा पे भी डिपेंड करता है। चलिए एक और करते हैं, फिर से इवन पे आ जाते हैं। 4 करेंगे, ये 3 चारों को ऐड करिए, +2 अल्फा -2 अल्फा कैंसिल, +2 अल्फा -2 अल्फा कैंसिल, अल्फा शहीद हो गया, बचा ही नहीं, सिर्फ थीटा थीटा बचा। देखिए 4 हुआ, तो 4 में क्या आया, क्या आया, सिर्फ टोटल डेविएशन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे नहीं, इवन नंबर। चलिए एक और बढ़ जाइए, डेल्टा 5 कर दें, ये डेल 5 कर दें, तो ये जो अल्फा +3 थीटा अल्फा +4 थीटा होगा, थीटा 1 से बढ़ता जाएगा, तो अल्फा +4 थीटा, और उसका भी क्या होगा, डबल होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव। अब जरा इस 5 फिर ऑड नंबर है, ऐड करिए, क्या आएगा, ऐड करिए, +2 अल्फा -2 अल्फा कैंसिल, +2 अल्फा -2 अल्फा कैंसिल, लेकिन ये तो +2 अल्फा बच गया और थीटा भी बचेगा। यानी फिर देखिए क्या है, ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है तो क्या है, थीटा भी है, अल्फा भी है। तो चलिए इसको समराइज करते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में ध्यान रखते हैं, स्टेटमेंट सुनिए। और क्या है कि जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो और रे का सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो, एक बार मिरर 1 से, फिर मिरर 2 से, फिर मिरर 1 से, फिर मिरर 2 से, ये बार बार होता रहे, तो टोटल डेविएशन के लिए क्या ध्यान रखेंगे, यदि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या है, इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, तो जो टोटल डेविएशन होगा दैट डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा, नॉट ऑन अल्फा। लेकिन यदि ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ऑड भी कहां से स्टार्ट होगा, 3 से, नॉट 1 से, 3, 5, 7, 9, तो जो टोटल डेविएशन होगा वो थीटा पे डिपेंड तो करेगा ही हुजूर, साथ साथ वो किस पर डिपेंड करेगा, अल्फा पे भी डिपेंड करेगा। और पैटर्न, ये पैटर्न आगे हम सवाल करेंगे, अगला लेक्चर में सवाल बहुत सारे आएंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो आज देखिए हम लोगों ने, चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसलिए चीज़ों को समेटने में हमारा टाइम खर्च हो गया, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आया तो टाइम ही ओवर हो गया। पर्पस तो था 1 आवर में क्लोज करने का, हम उसे भी ब्रीच कर चुके हैं। चलिए आगे से ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं जाते जाते बता दूं अगली मुलाकात में क्या क्या सरप्राइज आपके लिए है, क्या क्या मज़ा आने वाला है, हम आपके लिए क्या क्या ढूंढ के लाएंगे। तो पहले हम ढूंढ के लाएंगे कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और फिर उस पर कई सवाल देखेंगे कि इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में दिया तो रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन कराएंगे, एक से ज़्यादा मिरर यूज़ करेंगे। फिर हम आपको सिखाएंगे रेट्रो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिससे आप समझेंगे कि रात के अंधेरे में कुछ जानवरों की आंखें क्यों चमकती है, रेट्रो रिफ्लेक्शन। आप हाईवे पे चलते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो आपके ट्रक और कंटेनर चलते हैं उसके पीछे जो रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप होता है वो कैसे रात को चमकता है आपकी कार की हेडलाइट में, रेट्रो रिफ्लेक्शन देखेंगे। फिर जो डेविएशन एंगल आज आपने पढ़ा है इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे। उसके बाद आपका आएगा अगले टर्न पे, वो होगा फर्मट प्रिंसिपल, बड़ा कमाल का प्रिंसिपल है। लाइट रे किस पाथ को फॉलो करेगा, किस पाथ को प्रिफर करेगा, वो कमाल वो बताएगा, और उसकी हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई भी करेंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी। फिर भी अगले टर्न पे हम इमेज पे नहीं पहुंचेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि मिरर कैसे इमेज बनाता है, मिरर में मोशन है, ऑब्जेक्ट में मोशन है, तो इमेज में कैसा मोशन होगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, मिरर के रोटेशन का इफेक्ट बताऊंगा अगले टर्न पे, रे के रोटेशन का इफेक्ट बताऊंगा अगले टर्न पे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन आप थर्ड लेक्चर में एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है ना। समय दीजिए, हसप मत करिए, मजे लेके पढ़िए, समय हमारे पास पर्याप्त है। मैं छोटा इसलिए करना चाहता हूं कि आप एक सिटिंग में पढ़ सकें, नहीं वरना हम चीजें शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे, कुछ कट नहीं करेंगे, बहुत एलिब्रेट करके चीजें लाएंगे। अरे भी सवाल तो देखा नहीं, सवाल 2 टुकड़ों में होगा, एक सवाल होगा इन चैप्टर, यानी ड्यूरिंग थियोरी पार्ट हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में क्या असाइनमेंट, जो घर पे आप करेंगे डीपीपी फॉर्म में, ठीक है, वो मिलेगा। उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको, सॉल्यूशन भी 2 तरह से मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में जिसको आप प्रिंट करें, और दूसरा वीडियो के फॉर्म में। सभी का सॉल्यूशन नहीं, सेलेक्टेड सॉल्यूशन, जिसकी जो डिमांड उसको वो सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखा है, बहुत सारे प्लान है जो इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, हमारी टीम का एफर्ट है।
मैं तो देखिए एक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है भाई। ये सब जो टाइप था, कोई कैमरे के पीछे है, कोई सॉफ्टवेयर संभाल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, उन लोगों का बहुत आभार करना चाहूँगा कि उनकी मेहनत से, उनकी हेल्प से मैं ये चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँगा। अभी तो और भी है, इस वीडियो को अपलोड करना है, वो सारे लोग हैं, टीम एफर्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली मुलाकात के लिए, मुझे बहुत बेकरारी से आपका इंतज़ार है। मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक। टेक केयर, स्टे सेफ।